हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक जेई ने एडवांस 2023 से ऐड किया है। दैट इज डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स के साथ आरएलसी सर्किट विथ डीसी सोर्स। आरएलसी सर्किट एसी सोर्स के साथ तो पहले से सिलेबस में है, जो हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं। इंपीडेंस क्या होता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस कैसे होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हमने डिटेल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ते भी हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं कि आरएलसी सर्किट को हम एक डीसी सोर्स के साथ लगा रहे हैं। एसी सोर्स भी सिलेबस में, वो तो ऑफ कोर्स बड़ा पढ़े रखा है। डीसी सोर्स के साथ ये इस साल से ही ऐड हुआ है। तो ऑफ कोर्स बड़ा जो एक्चुअल लेक्चर थे प्रखर प्रवीण के, मैंने उसके अंदर नहीं पढ़ाया था क्योंकि सिलेबस तो बाद में आया था। तो बच्चों ने मुझे कहा था कि सर इस टॉपिक को एक बार पढ़ाई दीजिए, तो ऑफ कोर्स बेटा मैं पढ़ाई रहा हूँ। अब सवाल आएगा नहीं आएगा वो तो ठीक है ना, मुझे नहीं पता, बट हमें सारा सिलेबस ऑफ कोर्स बेटा करके जाना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक नया ऐड हुआ है तो चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं कि नए टॉपिक पर मोस्टली बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, तो है ना उनका सवाल गलत हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अगर इस साल या अगले साल कभी भी अगर जेई एडवांस में डीसी सोर्स के साथ अगर आरएलसी सर्किट पे अगर सवाल पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस एक लेक्चर से ही वो वाला सवाल सही हो जाएगा। क्योंकि जब नया टॉपिक ऐड करते हैं ना तो उसमें कुछ खास इनोवेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। मोस्टली बच्चा उन टॉपिक को पढ़ के आया ही नहीं है, तो वो सीधा सपाट सवाल भी पूछ लेते हैं। और ये मान के चलो कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उससे एडवांस में जो भी सवाल अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। ये वाला लेक्चर मैं वैसे तो मैंने जो प्रखर प्रवीण और कैट्स वाले बच्चे थे उनके लिए बना रहा था, बट मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि ना मैंने देखा कि इस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी ढंग से क्लास 11th 12th वाले बच्चों के हिसाब से कोई भी वीडियो नहीं बना रखा था। कुछ लोगों ने ना जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, जो खासतौर से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बना रखा था, लेकिन वो भी वीडियो इतने मुझे कंप्लीट नहीं लगे। तो आई थॉट दैट कि ना सभी बच्चों के टॉपिक तो पढ़ के ही जाना चाहिए, है ना, चाहे वो कंपटीशन का बच्चा हो या ना हो। ये तो हमारी ऑफ कोर्स एक प्राइम जिम्मेदारी है ही कि सभी बच्चे सारे टॉपिक पढ़ के जाएं। तो सभी बच्चों के लिए वाला वीडियो मैं तो कहूँगा कि अच्छे से देख के जाएं, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लो, तभी मान के चलो कि एडवांस में अगर इस टॉपिक पे सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। हाँ, जो हमारे जो प्रखर प्रवीण और कैट्स वाले बच्चे, उनके अगले टेस्टों में हम जो मैंने आज पढ़ाया है उसके बेसिस में आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेंगे। तो आप हल्का सा रिवाइज करना लेक्चर को, और फिर क्लास टेस्ट में कोई सवाल आएगा तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक, मेन मुद्दे पे आते हैं। आर एल सी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को मैंने एक डायरेक्ट वोल्टेज के सोर्स के साथ लगा रखा है। एसी सोर्स के साथ तो ऑफ कोर्स अल्टरनेटिंग करंट में लगाते हैं, यहां पर मैंने एक डीसी सोर्स के साथ इसको लगा रखा है। कितना करंट होगा, किस टाइम पर कितना करंट होगा, कितना चार्ज होगा, तरह तरह की बातें वो हमसे सवाल में पूछ सकते हैं। मैं पूछूंगा भी, एग्जाम्पल भी लूंगा बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई काम चला दिया। मैं सवाल पूछूंगा और बढ़िया सवाल पूछूंगा। किस टाइम पर कितना करंट होगा डिस्कस करते हैं। बड़ा मान लीजिए कि किसी टाइम पर यहां से आई करंट गया और आई करंट चलते 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 यूं आया। इस आई करंट चलने के कारण कैपेसिटर की इस प्लेट पर क्यू चार्ज आ गया, और आई करंट भागने के कारण इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आई इज द रेट एट विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चेंजिंग। मुझे आई निकालना है, आई निकालने तो क्यू तो अपने आप आ जाएगा। पूरे सिस्टम में हमें बड़ा केवीएल लगाना है। केवीएल सेज दैट कि यहां से यहां तक वोल्टेज का चेंज हुआ वी। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस आई आर। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। और कैपेसिटर में एक प्लेट से कूद के दूसरे प्लेट पे आओगे तो बड़ा माइनस क्यू बाई सी, और सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आ गई? आई आर प्लस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू वी। इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो मेरे पास जाएगा आर टाइम्स डी आई बाई डी टी प्लस एल टाइम्स डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी तो है बेटा, ऊपर आ गया बेटा क्यू का डिफरेंशियल डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी तो पहले से आई है, एंड इट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज का डिफरेंशियल। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, हेडिंग यही है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, तो ऑफ कोर्स उसका डिफरेंशिएशन तो 0। मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल टाइम्स डी आई बाई डी टी प्लस आई अपॉन एल सी, सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
जिसका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, मतलब मैथ्स में आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते ही नहीं हो, बट ऑफ कोर्स इस पूरे की पूरी चीज को समझाने के लिए मुझे हल्का फुल्का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ानी ही पड़ेगी, बहुत डेप्थ में तो नहीं बट बेसिक बेसिक, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सवाल करने के काबिल बना सकूं और सीधा सिर्फ आंसर याद ना कराऊं, मैं थोड़ी बेसिक बातें और बता सकूं। ये जो इक्वेशन है, ये जो मेन इक्वेशन है, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। कैसे करते हैं सिखाता हूं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन प्लस आर बाई एल टाइम्स डी बाई डी टी प्लस 1/LC और आई को ले लीजिए बाहर, ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज सम ऑपरेटर ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग है ना, ये जो d बाई डी टी है, इसको बेटा लेट से हम मान लेते हैं कैपिटल D, और डबल डिफरेंशिएशन जो है उसे हम मान लेते हैं d²। ये बेटा ऐसे क्यों मानते हैं, ये तो ऑफ कोर्स आप और बेटर तो ना फर्स्ट ईयर में जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आप और पढ़ पाओगे, लेकिन मेरे लिए इतना सा काम काफी है। तो यहां पर d² लिख देना, यहां पर d लिख देना, तो मेरे पास कुल मिलाकर इक्वेशन आएगी ऐसी कि d² प्लस आर बाई एल टाइम्स ऑफ d प्लस 1/LC ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। अब आई तो 0 है नहीं, आई तो लगातार चेंज हो रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, d² प्लस आर बाई एल टाइम्स ऑफ d प्लस 1/LC इज इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लेट से बड़ा दो रूट है d1 एंड d2। अब वो बड़ा क्या रूट है, कैसे कैसे, उसके अलग अलग सोल्यूशन उसमें सारे सारे समझा रहा हूं, आप आराम से बड़े इत्मीनान से सुनते रहो, समझते रहो। जो दो रूट्स हैं d1 एंड d2, बेटा उनकी वैल्यू अगर निकालेंगे, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, -b, बेटा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स 1। तो बेटा जो d1 या d2 है, d1 या बेटा जो d2 है, उनकी वैल्यूज आ गई -r/12, बेटा 2 अंदर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r/12 का स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 2 अंदर जाएगा तो रूट और स्क्वायर तो आपस में बन जाएगा, फोर्स बेटा रूट कैंसिल, तो दैट इज 1/LC। सही तरीका, फोर्स बेटा 4 कैंसिल। ये मेरे पास ऐसा जुगाड़ बन गया। इसमें एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं है ना, ये जो r/12 है इसको तो लिख रहा हूं अल्फा, और ये जो टर्म है इसे मैं लिख रहा हूं बीटा, ऐसे ही थोड़ा इजी लिखने के लिए। तो मेरे पास लेट से एक रूट आ गया है -α माइनस बीटा, मतलब बेटा -α माइनस अंडर रूट ऑफ r/12 का स्क्वायर प्लस 1/LC, और दूसरा रूट आ गया -α प्लस बीटा, या फिर बेटा -α प्लस अंडर रूट ऑफ r/2l का स्क्वायर माइनस 1/LC। अरे बेटा वापस से अल्फा को वैल्यू देता हूं, r/2l r/2l। ये बड़ा d1 और d2 दो रूट्स आ गए। सॉल्व कैसे करते हैं इसमें थोड़ा सा है ना, आपको समय लगेगा, बट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे सिस्टमेटिकली पढ़ लो तो कोई आपको खास दिक्कत नहीं आएगी। लिखते जरूर है ना, लिखने से और बेटर तरीके से बातें समझ में आएंगे। ये मेरे पास d1 d2 दो रूट्स आ गए। मैं यहां पर कुछ टर्म्स बोल रहा हूं, मेरे लिए बड़ा टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो r/12 है जिसको मैंने अल्फा कहा है, इसे हम एक नाम देंगे, इट इज नोन एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। हो सकता है बेटा कोई कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाए ऐसा, तो आप याद रख सकते हो कि दिस टर्म इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये जो 1/LC है बेटा, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, बट
एलसी ऑसिलेशन वगैरह में या फिर अल्टरनेटिंग करंट में आगे जाके बेटा हम पढ़ते हैं कि ये जो 1/LC है इसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा को हम 1/√LC लिख सकते हैं, एंड इट इज नोन एज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा क्या शब्द यूज करते हैं? नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो बढ़िया। तो मेरे पास ऐसा आ गया, रफली आप ऐसा कह सकते हो कि D1 और D2 की जो वैल्यूज है वो मेरे पास आ गई है माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक, एक टर्म और है, भूल जाओ तो खास ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली बार सवाल पूछेंगे एडवांस वाले तो हो सकता है कि सारे टर्म आपको बताएं भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में। ठीक है, जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा इट इज सिंपली डिफाइंड एज अल्फा अपॉन ओमेगा, और इसका नाम है बेटा डैम्पिंग फैक्टर। ऊपर अल्फा नीचे ओमेगा। अल्फा बेटा क्या है? अल्फा है R/2L, और ओमेगा क्या है? ओमेगा बेटा 1/√LC। तो तेरा जो √LC है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और तेरे पास R/2 थोड़ा बाहर आ गया, और यहां क्या बच गया? यहां पर बच गया √C/8। ठीक है, स्टैंडर्ड से फॉर्मूले बड़ा हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा अपॉन ओमेगा, इसे डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। बड़ा याद रखना, डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है वो अल्फा है R/2L, और डैम्पिंग फैक्टर जो है वो अल्फा अपॉन ओमेगा है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा हमारी एंगुलर नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो लोड नहीं लेना, एक दो बार लिखोगे तो याद अपने आप हो ही जाएंगे। ठीक, ये एक बेसिक बात है। अब यहां पर तीन केस आएंगे कि ये जो बीटा जो हमने लिखा है रूट ऑफ समथिंग, रूट के अंदर की जो चीज है ये वैल्यू पॉजिटिव हो, जीरो हो और नेगेटिव। इसके तीन अलग अलग केस आएंगे, और इन तीनों अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे, वो हमें ढंग से देख रहे हैं। ठीक है, एक बात और याद रख सकते हो कि ये जो RLC सर्किट है इसका बेसिकली है ना, मतलब ऐसे दो यूज हैं, हालांकि बहुत सारे यूज हो सकते हैं। एक तो ये काम है कि जो भी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं उनके अंदर ट्यूनिंग के काम आता है। ट्यूनिंग मतलब बेटा रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में आ रही है उसके साथ मैच कराना, और एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी इसको हम यूज करते हैं। ये कैसे यूज करते हैं बेटा, ये ऑफ कोर्स आप आगे जाके कॉलेज वगैरह में पढ़ लोगे। बेटा एक बेसिक दो बातें याद रख सकते हो कि ये रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर ट्यूनिंग में काम आता है, और दूसरा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम आता है। तीनों अलग अलग केस देखते हैं कि बेटा जो बीटा के अंदर, बीटा में जो रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में क्या क्या होता है। पहले पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो बीटा वाली टर्म है इसमें रूट के अंदर तो चीज लिखी हुई है ये पॉजिटिव हो, मतलब बीटा जो है वो अपने आप में एक रियल नंबर है। तो पहले वाला केस नाम लिखेगा दैट इज ओवर डैम्पिंग, और ओवर डैम्पिंग के अंदर जो हमारे पास D1 या फिर D2 के जो रूट्स आए थे बेटा क्या आए थे? -R/2L प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R/2L का स्क्वायर -1/LC। ओवर डैम्पिंग के अंदर ये जो टर्म मेरे पास बीटा है ये हमें रियल चाहिए, और रियल चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, जीरो भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अंदर की जो टर्म लिखी हुई है दैट इज R/2L का जो स्क्वायर है, मतलब R² अपॉन 4L स्क्वायर जो है, इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन बेटा 1/LC। एक L से बड़ा एक L की वैल्यू कैंसिल होगी, तो R² विल बी मोर देन L/C। दिस इज द कंडीशन फॉर ओवर डैम्पिंग। बेटा दिस इज द कंडीशन फॉर ओवर डैम्पिंग। ये बेटा आपकी ओवर डैम्पिंग की कंडीशन है कि R² की जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स L/C से बड़ी होगी। अगर ऐसा है तो मान लो कि ओवर डैम्पिंग होगी। ये ऐसा मैच तो कलम वगैरह बेटा हमसे पूछ सकते हैं कि R की वैल्यू क्या हो कि ओवर डैम्पिंग हो वगैरह वगैरह। SC बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, कैसे बन सकता है। इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें सॉल्यूशन ये होगा कि करंट एट एनी टाइम t विल बी some constant times e1 raised to power d1t
एंड C2 टाइम्स e रेज टू पावर D2t। बेटा ये D1 और D2 क्या है? वो D1 और D2 आपके वो वाले रूट्स हैं जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से निकाल रखे थे, D1 और D2। मैं साइड में लिख देता हूं कि D1 क्या है? D1 है बेटा आपका -R/2L माइनस अंडर रूट ऑफ R/2L का स्क्वायर -1/LC, और D2 जो है वो बेटा है आपका -R/2L प्लस अंडर रूट ऑफ R/2L का स्क्वायर -1/LC। ये आपकी D1 D2 की वैल्यू है। तो जब भी आपकी ओवर डैम्पिंग होगी तो किसी भी टाइम पर करंट की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट टाइम्स E1 रेज टू पावर D1t प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स E2 रेज टू पावर D2t। ये D1 और D2 जो है वो हमारी जो ऑक्सिलरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके दोनों रूट्स हैं, और ऑफ कोर्स बेटा दोनों रूट्स आपके रियल है। ठीक है, रियल होना ही तो बेटा ऑफ कोर्स हमारी ओवर डैम्पिंग का मेन कंडीशन थी। तो मेरे पास ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये C1 और C2 जो है, C1 और C2 जो है ये भी हम पता कर सकते हैं। ये हमें पता लग जाएगी बेटा इनिशियल कंडीशन से कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितना था उससे पता लग जाएगी, या टाइम t इक्वल टू 0 पर di/dt कितना था उससे पता लग जाएगी। जैसा हम बेटा ऑफ कोर्स है ना वेव्स वगैरह में भी करते हैं, है ना, कई जगह करते हैं। ठीक है, वो पता लग जाएगा, वो इतना इशू नहीं है, मैं सवाल करते करते दिखा दूंगा। तो C1 C2 जो है वो इनिशियल कंडीशन से पता कर देंगे, और करंट एट एनी टाइम विल बी दिस। हम चार्ज भी किसी टाइम पर निकाल सकते हैं, ये मत सोचना कि हम कैपेसिटर पर चार्ज निकाल सकते हैं। आपका जो RLC सर्किट है और ये हमारा बड़ा वोल्टेज है, तो ये ना सोचे कि हम सिर्फ और सिर्फ करंट ही निकाल सकते हैं। ये करंट वो रेट है जिससे कैपेसिटर पे लगातार चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि जेई ने मान लो टफ सवाल पूछ लिया, तो अगर तुम करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इसको dq/dt लिख के वापस से प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो करंट आ गया तो सारे काम हो ही जाएंगे। जैसे आपके मन में होगा कि सर बहुत टफ है, सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ये सवाल है, मैं तो कहता हूं कि तुम खुद ही करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा सवाल खुद कर लोगे। अगर C1 C2 की वैल्यूज निकालने में दिक्कत आएगी तो ठीक है बेटा, मैं बैठा हूं सिखाता हूं। 9 ओम 1 हेनरी और 0.05 हेनरी फेरेड का मेरे पास कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। 20 वोल्ट के मैंने सोर्स के साथ इसको लगा रखा है। t इक्वल टू 0 पर बेटा स्विच को ऑन किया गया तो करंट की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0 पर। ये सवाल के अंदर गिवन है कि स्विच को ऑन किया गया तो t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0। t इक्वल टू 0 पर आपका जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, या तो बेटा इनिशियली अनचार्ज्ड ये लिखा हुआ आएगा, या ये लिखा हुआ आएगा कि बेटा कैपेसिटर पर है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कुछ भी लिख दो, एक ही बात। तो चलिए हाँ सॉल्व करते हैं। अगेन बेटा पहले पता कर लेते हैं कि ये ओवर डैम्पिंग है या नहीं है। ओवर डैम्पिंग के लिए R स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बेटा 4L/C। R स्क्वायर हो गया बेटा कितना 81। इट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स L। L बेटा कितना है 1 और C कितना है 0.05 फैरेड ऑफ कोर्स, तो बेटा 5/100 लिख दो। ठीक है, और मेरे पास ये हो गया बेटा कैंसिल। 81 इज मोर देन 80 ऑफ कोर्स। इसका मतलब R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4L/C से बड़ी है। इसका मतलब पक्की बात है कि ओवर डैम्पिंग होगी। ओवर डैम्पिंग होगी तो किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर करंट आ जाएगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले डैम्पिंग कोफिशिएंट मुझसे पूछा गया बेटा। डैम्पिंग कोफिशिएंट इज अल्फा एंड वी नो दैट कि दैट इज R/2L। बेटा लिखाइए, R है 9, 2 ठीक है बेटा, L की वैल्यू है 1, सो बेटा दिस कम्स आउट बी 4.5। यूनिट भी लिख सकते हो बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स ओम पर हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझसे पूछा कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 1/√LC। 1/√LC बेटा 1/रूट ऑफ LC। L कितना है बेटा 1। C कितना है, C है बेटा ऑफ कोर्स 5/100। मेरे ख्याल से बेटा 10/√5 आ गया होगा। इसकी यूनिट विल बी ऑफ कोर्स बेटा रेडियन पर सेकेंड। मुझसे पूछा कि डैम्पिंग फैक्टर कितना होगा। बेटा डैम्पिंग फैक्टर मतलब मुझसे जीटा पूछा गया, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स अल्फा अपॉन ओमेगा।
अल्फा बेटा मेरे पास है दैट इज 4.5 दैट डिवाइड बाई 10√5, ये हमारे पास हमारे डैम्पिंग फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो मुझसे पूछा गया कि किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा, निकालते हैं। किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, मैंने आपको थोड़ा सिखा रखा है कि किसी भी टाइम पर करंट होगा C1 टाइम्स e रेज टू पावर 1 इंटू टी प्लस C2 टाइम्स e रेज टू पावर दूसरा रूट इंटू टी। ये रूट्स कैसे लिखते हैं बेटा अभी देखते हैं, है ना। आई होप बेटा यहां तक सारा समझ में आया होगा। मेरे पास बेटा अगर आपको याद हो तो D1 और D2 जो उसकी वैल्यू है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स -R/12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R/12 का स्क्वायर माइनस बेटा 1/LC। R/12 बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं, R/12 इज बेटा 4.5, ये बेटा 9/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/LC। बेटा 1/√LC करोगे बेटा 10/√5 तो ये 100/5 20 हो गया। ये बेटा कितना हो गया, हाँ बेटा 1/LC 1/LC बेटा 1/LC हो जाएगा इसका स्क्वायर दैट इज आई थिंक बेटा 100/5 दैट कम्स आउट टू बी 20। That comes out to be -9/2 plus minus under root of 81/4 minus 20, but that comes out to be -9/2 plus minus but 81 minus 80 1/4, 1/4 का बड़ा रूट comes out to be हाफ। तो एक रूट तो आ गया -9/2 माइनस हाफ, दूसरा रूट आ गया बेटा -9/2 प्लस हाफ। तो एक रूट बेटा मेरे पास आ गया है -5 और एक रूट बेटा मेरे पास आ गया -4। D1 -5 लिख लेता हूं और D2 बेटा मैं -4 लिख लेता हूं और करंट की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज इक्वल्स टू C1 e रेज टू पावर -5t प्लस C2 टाइम्स e रेज टू पावर -4t। ये मेरे पास किसी भी टाइम पर बेटा आ गया है करंट। लेकिन सवाल में तो मुझसे सीधा पूछा गया करंट निकालो, तो मुझे C1 C2 भी निकालने पड़ेंगे, निकाल देंगे। t इक्वल टू 0 पर आप जानते हो कि हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू 0 है, तो बेटा t इक्वल टू 0 पर रखो, तो करंट की वैल्यू को मैंने 0 रखा तो C1 टाइम्स e रेज टू पावर बेटा 0 1 होता है, e रेज टू पावर बेटा 0 1 होता है। तो पहले इक्वेशन तो मेरे पास आ गई है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन तो ये। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, तुम्हें ना t इक्वल टू 0 पर ना केवल i पता है बल्कि di/dt भी पता है। समझाता हूं बेटा कैसे। आपने जैसे ही स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते बेटा आप जानते हो कि जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है ना, जिस सर्किट में इंडक्टर लगा होता है, t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर और इट विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर। तो t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू होगी 0 और करंट की वैल्यू अगर 0 होगी t इक्वल टू 0 पर, तो ऑफ कोर्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। t इक्वल टू 0 पर आपका कैपेसिटर भी अनचार्ज है, तो जो Q/C उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी 0 हो गया। तो इस t इक्वल टू 0 पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो ऑब्वियस बात है कि जो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होना चाहिए, इंडक्टर के अक्रॉस। समझ गए होंगे, बिकॉज वी नो दैट कि दिस 20 शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। t इक्वल टू 0 पर करंट नहीं है इसलिए ऑफ कोर्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। t इक्वल टू 0 पर चार्ज नहीं है इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। और इंडक्टर के अक्रॉस हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है L di/dt। L की बेटा वैल्यू 1 है और di/dt मेरे पास आ जाएगा -5 टाइम्स C1 इंटू e रेज टू पावर -5t -4 टाइम्स C2 इंटू e रेज टू पावर -4t। कमान बेटा। और t इज इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट t इक्वल टू 0 हम जानते हैं कि 20 वोल्ट होना चाहिए।
बेटा टी इक्वल टू जीरो पटको यहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो जैसे ही पटका मेरे पास आ गया है -5 टाइम्स C1 -4 टाइम्स C2, दोनों का सम बेटा कितना होना चाहिए 20। बेटा दोनों का सम कितना होना चाहिए 20। अब मेरे पास बेटा मैंने टी इक्वल टू जीरो पटक दिया यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, -5 टाइम्स C1 -4 टाइम्स C2 शुड बी इक्वल टू 20। -5 टाइम्स तो बेटा C1 ठीक है, -4 भी ठीक है, C2 की जगह लिख सकता हूं मैं -C1 ऊपर वाली इक्वेशन से, इट शुड बी इक्वल टू 20। बेटा -5C1 +4C1 इज इक्वल्स टू 20, तो C1 की वैल्यू आ गई है -20, तो C2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है +20। और मेरे पास किसी भी टाइम पर करंट की वैल्यू पता लग गई है बेटा, किसी भी टाइम पर करंट की मेरे पास वैल्यू आ गई है, I इज इक्वल्स टू C1 कितना बेटा, C1 कितना है -20 e रेज टू पावर -5t प्लस बेटा 20 टाइम्स e रेज टू पावर -4t। किसी भी टाइम पर मेरे पास करंट की वैल्यू ये है। मैं आगे जाके लिख भी देता हूं कि मेरे पास किसी भी टाइम पर करंट की वैल्यू है 20 टाइम्स e रेज टू पावर -4t -20 टाइम्स e रेज टू पावर -5t। ये किसी भी टाइम पर बेटा मेरे पास करंट की वैल्यू है। एक्सट्रीमली गुड, आई रियली होप बेटा आपका आंसर समझ में आ गया हो। ये मेरे पास किसी भी टाइम पर सर्किट का करंट है। ना केवल आप किसी भी टाइम पर करंट निकाल सकते हो, आप कैपेसिटर पर चार्ज भी निकाल सकते हो। मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना। आप इसी को लिख सकते हो बेटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, dq बाई dt, और आप किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। यही नहीं, मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि इस ओवर डैम्प्ड रेस्पॉन्स के अंदर करंट किस तरह से बढ़ेगा घटेगा। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, थ्योरी की बजाय जो सवाल करा रखा है उसे से दो चार चीजें और सिखा देता हूं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 पुट करूं तो करंट की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 0। अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पुट करूं तो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0, e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो करंट बेटा वापस से क्या आ जाएगा 0। तो ऐसा लग रहा है कि पहले करंट बढ़ेगा फिर घटकर वापस से 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर भी सर्किट में करंट 0 और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर भी सर्किट में करंट 0, एंड इट मेक्स सेंस। t इक्वल टू 0 पर करंट 0 है और t टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर ऑफ कोर्स जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वापस से करंट कितना आ जाएगा 0। लेकिन बीच में ऑफ कोर्स बेटा पहले करंट बढ़ेगा फिर घटेगा। हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, करंट मैक्सिमम कब होगा। अगर कोई कह दे कि सर करंट मैक्सिमम कब होगा ये निकालो, तो बेटा di/dt निकाल के 0 कर दो, तो दैट कम्स आउट टू बेटा क्या -80 टाइम्स e रेज टू पावर -4t -100 टाइम्स, बेटा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, +100 टाइम्स e रेज टू पावर -5t इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया 4 टाइम्स e रेज टू पावर -4t इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स e रेज टू पावर -5t। बट एक बार कैलकुलेशन वगैरह जरूर चेक कर लेना। मेरे पास आ गया e रेज टू पावर t इज इक्वल्स टू 5/4, और मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई है ln 5/4। जब ये टाइम ln 5/4 सेकेंड्स होगा उस टाइम पर बेटा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा, इसको ले जाके यहां पर रख दो। तो जैसे ही आप बेटा ग्राफ प्लॉट करोगे करंट वर्सेस टाइम का ओवर डैम्प्ड रेस्पॉन्स के अंदर, ये आप थ्योरी का पार्ट ही मान सकते हो। बस बेटा मैंने सवाल करा दिया तो मैंने सोचा चलो सवाल के थ्रू बता देता हूं, अदरवाइज ऑफ कोर्स बेटा हर जगह ये एज ए थ्योरी लिखा रहता है। करंट एट एनी टाइम टी वर्सेस टी। हालांकि बेटर ग्राफ तो बेटा ऑफ कोर्स आप है ना क्या कहते हैं फंक्शन से बना सकते हो, कंप्यूटर से बना सकते हो। मैं हल्का फल्का बताने की कोशिश करता हूं। t इक्वल टू 0 पर बेटा करंट की वैल्यू 0 है, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी बेटा करंट की वैल्यू 0 है, एंड करंट विल चेंज समथिंग लाइक दिस। कभी ना कभी करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इस वाले सवाल में, हमेशा नहीं, इस वाले सवाल के अंदर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ln 5/4 होगी। मैक्सिमम करंट कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो बेटा हम चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी बता सकते हैं, कोई पाप नहीं हो जाएगा, वो भी बेटा आ सकता है। लेकिन रफली बेटा मैं ऐसे कह दूं कि किसी ने अगर मुझसे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, बेटा कर देंगे ये चार्ज
ये टाइम कर ही देंगे बेटा। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले बेटा जो चार्ज है वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं बेटा जाके चार्ज जो बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट क्यों जाएगा? क्योंकि करंट घटते 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 जीरो, करंट घटते 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 जीरो, फिर उसके बाद चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो ही जाएगी। और पूरे रास्ते बढ़े करंट बढ़कर घट रहा, लेकिन करंट है तो सही, और अगर करंट है तो लगातार चार्ज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। चार्ज विल वेरी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मैंने कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बनाया, बट बोला समथिंग लाइक दिस। तो चार्ज ऐसे लगातार समय के साथ बढ़ता जाएगा। आप चार्ज अगर चाहो तो इस फंक्शन से निकाल भी सकते हो, बड़ा dt को ऊपर ले जाना, आप किसी भी टाइम पर चार्ज भी निकाल सकते हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी ओवरडैम्प्ड सॉल्यूशन, है ना। ओवरडैम्प्ड रेस्पॉन्स के अंदर करंट टाइम के साथ और बड़ा चार्ज टाइम के साथ ऐसे ऐसे रफली वेरी करेंगे। तो चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, जिसके अंदर हमारा जो रूट में जो टर्म थी वो अगर नेगेटिव हो तो क्या करना है, उसे हम बोलेंगे अंडर डैम्पिंग रेस्पॉन्स। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, आर एल सी, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसको हमने नाम दे दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उससे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो काफ़ी हद तक बड़ा ऐसे आई, डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल टाइम्स टी प्लस 1/LC इज इक्वल्स टू 0। उसके दो रूट्स आए d1 और d2, और एक रूट आया बेटा क्या, -r/2l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा क्या, r/2l का स्क्वायर माइनस 1/LC या बड़ा 1/√LC का स्क्वायर। एक ही बात है, मैंने थोड़ा अलग स्टाइल से लिख दिया। इसमें ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने वही चीजें लिखी जो मैंने पहले से लिख रखी। अंडर डैम्पिंग वाले केस में क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर की जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब जो अल्फा होगा वो ओमेगा से छोटा हो जाएगा। जो अल्फा है बेटा इस बार वो ओमेगा से छोटा हो जाएगा। ओवर डैम्पिंग में अल्फा ओमेगा से बड़ा था, चेक कर लो बेटा। ओवर डैम्पिंग में आपका जो अल्फा था बड़ा ओमेगा से बड़ा था, चेक कर सकते हो आप उसको, अल्फा की वैल्यू जो ओमेगा से बड़ी है। लेकिन अब जो होगा बड़ा आपका जो अल्फा होगा वो ओमेगा से छोटा हो जाएगा। अगर अल्फा ओमेगा से छोटा हो जाएगा तो अल्फा का स्क्वायर भी ओमेगा के स्क्वायर से छोटा आ जाएगा, तो रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव आ जाएगी, और ऑफ कोर्स आपके पास अनरियल रूट्स आएंगे। उसको सोल्व कैसे करना है मैं सिखा रहा हूं, पहले तुम बात समझो। इसका मतलब हमारा जो r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर है, इट विल बी लेस देन 1/LC। l से बड़ा एक l कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर विल बी लेस देन बड़ा क्या, 4 बड़ा विल बी लेस देन 4 टाइम्स l अपॉन c। दिस इज द कंडीशन फॉर ओवर डैम्पिंग रेस्पॉन्स। आर स्क्वायर अगर 4l/c से बड़ा है तो बड़ा ऑफ कोर्स अंडर डैम्पिंग, और अगर आर स्क्वायर अगर 4l/c से अगर छोटा है तो बड़ा इट इज अंडर डैम्पिंग। सीधा सा फंडा है, कोई बहुत ऐसे हाई फाई बात नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो, अंडर डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग कम हो रही है, लेस हो रही है। डैम्पिंग कम हो रही है इसका मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर कम जा रही है, और बाहर फेंकने की जिम्मेदारी किसकी है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आर स्क्वायर इसमें कम होगा, ठीक है। ओवर डैम्पिंग में बहुत फास्ट डैम्पिंग हो रही थी, तो वहां पर एनर्जी सिस्टम में से बहुत जल्दी जल्दी बाहर जा रही, तो वहां पर आर आपका बड़ा था, यहां पर आर आपका छोटा है। तो इस बार आर स्क्वायर लेस देन 4l/c और वहां पर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4l/c। तो याद रखने में आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ना आखिर हमें सॉल्व कैसे करना है। अब सुनना पड़ा इस बात को आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से इस पूरी की पूरी बात को सुनना। मेरे पास ये वाली टर्म जैसे ही नेगेटिव आ जाएगी, जैसे बड़ा मेरे पास वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, मेरे पास कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा कि d1 की वैल्यू ऐसा आ जाएगी, मैं बड़ा इसको एक बार के लिए k बोल दूं, ऐसे k1 बोल दूं प्लस माइनस आयोटा टाइम्स k2। कोई दिक्कत है ना, इसको मैंने k बोल दिया प्लस माइनस बड़ा आयोटा टाइम्स, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव का रूट क्या होगा, आयोटा टाइम्स ऑफ समथिंग k2।
तो मैंने K1 किसको बोला है, पहले बोल दो बेटा, K1 मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ ऐसे माइनस अल्फा को, कुछ अलग से नहीं बोला। ये सवाल करते करते तुम्हें दिख भी जाएगा। तो मेरे पास D1 और D2 के बेटा दो रूट्स आ गए हैं ऐसे। मान लो D1 मेरे पास आ गया है K1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ K2 और D2 बेटा मेरे पास आ गया लेट से K1 प्लस आयोटा टाइम्स K2। ये K1 बेटा कुछ अलग से नहीं है, वो तो ऐसे लिखने के स्टाइल के लिए बोल दिया। K1 जो है वो मैंने माइनस अल्फा को लिख रखा है, ठीक है। अब नाउ रूट्स विल बी समथिंग लाइक दिस, सॉरी आपकी इक्वेशन विल बी लाइक समथिंग दिस कि करंट विल बी, ध्यान से सुनना बेटा, करंट विल बी e रेज टू पावर टाइम्स K1t मल्टीप्लाइड बाय C1 टाइम्स cos K2t प्लस C2 टाइम्स साइन ऑफ K2t। बेटा ध्यान रखना कि e के साथ पावर में तो कौन सा आएगा, जो रियल वाली टर्म है, और जो अंदर cos और sin के साथ जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, वो बेटा ऑफ कोर्स जो आयोटा के साथ वाली टर्म है रूट के अंदर वो आएगी। ये मेरे पास जाएगा बेटा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं फिर से बोलता हूं बेटा इस बात को कि करंट, मैं एक सवाल से भी दिखा दूंगा बेटा, करंट आएगा e रेज टू पावर, जो रूट आया है उसके अंदर जो रियल वाली टर्म है दैट K1 टाइम्स, फिर बाद में C1 ऑफ साइन K2t प्लस C2 टाइम्स cos K2t। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, cos को पहले लिखो साइन को बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, चलो ठीक, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ठीक है। मैं यहां पर ले देता हूं साइन, बेटा यहां पर ले देता हूं cos, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पहले लिख दो cos पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन और cos के साथ K2 लिखना है, जो आपके बेटा किसके साथ, जो इमेजिनरी टर्म के साथ है बेटा वो, और जो रियल वाला है बेटा आपका ई के साथ ऐसे लगा सकते हैं। इसमें जो करंट है बेटा इट विल वेरी लाइक दिस। याद कीजिए बेटा, ओवर डैम्पिंग वाले केस में तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था कि पहले करंट बढ़ता है फिर करंट घटता है। यहां पर क्या है कि करंट जो है ना वो ऐसे लगातार वेरी करेगा, डैम्पिंग करेगा, डैम्पिंग तो होगी, लेकिन इस बार अंडर डैम्पिंग है तो करंट बार 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 ऐसे ऑसिलेट करेगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ऐसे करंट लगातार ऑसिलेट करेगा और काफी टाइम बाद जाकर डाई आउट होगा। डाई आउट पहले वाले केस में भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, लेकिन पहले वाले केस में करंट लगातार बढ़ता गया फिर घटता गया, बस एक ही साइकिल बना। इस बार खूब सारे करंट बढ़ा घटा कई बार करंट, और करंट पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात का अर्थ क्या है कि सर्किट के अंदर कई बार करंट यूं गया है फिर यूं गया है फिर यूं गया है फिर यूं गया है। यूं आने का कारण तुम समझ गए, कैपेसिटर चार्ज हुआ फिर वापस यूं आ गया, फिर गया फिर आया फिर गया फिर गया, लेकिन करंट पहली बार जितना गया अगली बार उससे कम आया, फिर गया कम आया फिर आया कम गया, ऐसे लगातार करंट लगातार डिके करता गया डिके करता गया डिके करता गया। अगर आप मुझसे पूछो कि इसके अंदर चार्ज कैसे टाइम के साथ वेरी करेगा, तो मैं ऐसे रफली बोल देता हूं बेटा कि अगर आप मुझसे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछोगे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो उसको लिख दो डी की बाई dt, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि चार्ज विल वेरी लाइक दिस। चार्ज जो होगा पहले बढ़ेगा 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 फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा करेगा करेगा, फिर कहीं ना कहीं जाके जो चार्ज है उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होनी थी बेटा। करंट आखिर में अगर डाई आउट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि चार्ज आपके पास करने के बाद जाके फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक सवाल के थ्रू बेटा इस पूरी पूरी बात को समझते हैं। ये मेरे पास बेटा कोई वोल्टेज का सोर्स है, मैंने वी लगा दिया, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी इसलिए मैंने सिर्फ उसको वी लिख दिया है। 2 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है, 0.5 हेनरी का इंडक्टर है और 0.25 फेरेड का मेरे पास कैपेसिटर है। सबसे पहले ये बताना है कि बेटा ये अंडर डैम्पिंग है या ओवर डैम्पिंग है, तुम जानते हो बेटा। उसके लिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और 4L/C की वैल्यू निकालेंगे। ओवर डैम्पिंग है अंडर डैम्पिंग, आर स्क्वायर बेटा ऑफ कोर्स 2 का स्क्वायर और ये बेटा 4 टाइम्स एल, एल बेटा कितना 0.5, सी कितना बेटा 0.25, ये तो आ गया 4 और बेटा ये कितना आ गया 2/0.25, बेटा कितना आ गया 8। तो 4L/C जो है वो आर स्क्वायर से बड़ा है, और अगर ये आर स्क्वायर से बड़ा है कौन 4L/C और आर स्क्वायर छोटा है तो पक्की बात है कि ये आपका अंडर डैम्पिंग है। सर ये अंडर डैम्पिंग या ओवर डैम्पिंग पहले क्यों पता करते हो आप बेटा, वो इसलिए क्योंकि अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग में सॉल्यूशंस अलग अलग लिखते हैं, है ना। वहां पर सॉल्यूशन आपने अलग स्टाइल से लिखा था, यहाँ पर सॉल्यूशन अलग स्टाइल से लिख रहे हैं, तो इसलिए ऑफ कोर्स चेंज तो है।
मुझसे पूछा डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होगा, बेटा अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा R/2L। R है बेटा ऑफ कोर्स 2, L बेटा कितना है 0.5, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा आ गया। आगे चलते बेटा, मुझसे पूछा है कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बेटा नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 1/√LC, 1/√ऑफ L कितना बेटा 0.5, C बेटा कितना है 0.25, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/√1/2 इंटू बेटा 1/4। बेटा मेरे ख्याल से √8 आ गया होगा शायद, √8 रेडियन पर सेकेंड, या बेटा ऑफ कोर्स 2√2 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया ओमेगा। परफेक्ट। अल्फा आया है 2 और ओमेगा आया है बेटा 2√2। जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी है। आप तो बोलोगे हाँ सर बड़ी होनी है, अंडर डैम्पिंग में आपने सिखा रखा है कि अंडर डैम्पिंग में आपने सिखा रखा है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी ही होगी। मुझसे पूछा डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा, बेटा डैम्पिंग फैक्टर बेटा जैसे हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू होगी अल्फा/ओमेगा। अल्फा है बेटा 2, ओमेगा है बेटा 2√2, बेटा दिस कम्स आउट 1/√2। अंडर डैम्पिंग वाले केस में हमेशा ही बेटा जो आपका जीटा होगा वो 1 से छोटा होगा, और ओवर डैम्पिंग वाले केस में ऑफ कोर्स आपका जीटा 1 से बड़ा होगा। होना ही था बेटा, यहाँ पर अल्फा अगर ओमेगा से छोटा है तो वो ऑफ कोर्स उसका रेशियो 1 से छोटा होगा। ओवर डैम्पिंग में अल्फा बड़ा था, ओमेगा छोटा था, बड़ा वो ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होना था। सिंपल, कोई बहुत ऐसी बात है। लास्ट मुझसे पूछ रहा है करंट लिख दो, रफली लिख देंगे बेटा, करंट लिख देंगे। सबसे पहले बेटा हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बेटा मेरे पास ये कि D1 और D2 क्या आएंगे, -R/2L प्लस माइनस √R/2L का स्क्वायर माइनस बेटा 1/√LC का स्क्वायर, या बेटा सिर्फ 1/LC लिख दो। R/2L तो हमारा अल्फा ही है, और अल्फा कितना है 2, तो -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, बेटा ओमेगा कितना है 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, तो दैट कम्स आउट -2 प्लस माइनस √, बेटा 4 में से 8 गया, -4 लिख दो, इसको बड़े आराम से लेता हूं, -2 प्लस माइनस बेटा 4 को बाहर निकालो, √(-1), बेटा √(-1) इज ऑफ कोर्स योर आयोटा। अब देखो आपके पास दो रूट आ गए, D1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स आयोटा, और D2 मेरे पास आ गए -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये अनरियल रूट्स आए इसलिए ये हमारा अंडर डैम्पिंग है, इसका सॉल्यूशन अलग है। अगर ये रियल रूट्स आते तो बड़ा ऑफ कोर्स ओवर डैम्पिंग होती, उसका सॉल्यूशन अलग है, वो हम पहले देख चुके हैं, ये बाद में देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि करंट एट एनी टाइम t विल बी E टाइम्स जो रियल वाली टर्म है, रियल वाली टर्म क्या है -2 इनटू साइन ऑफ सॉरी बेटा कांस्टेंट भी आएंगे C1 टाइम्स, बेटा कॉस लिख दो, साइन लिख दो, एक बात है कॉस ऑफ ये अंदर वाली टर्म, बेटा अंदर वाली टर्म क्या है 2 प्लस C2 टाइम्स आयोटा के साथ वाली टर्म, बेटा क्या 2t। ये लीजिए बेटा किसी भी टाइम पर आपका जो करंट होगा इट विल बी लाइक दिस। ध्यान रखिए, अब बेटा मैंने तो सवाल में वैल्यूज कुछ ऐसी ले ली कि दोनों ही एक जैसी आ गई, मतलब ये वाला भी 2 आ गया, ये वाला भी 2 आ गया, लेकिन ठीक है तुम समझ गए इस बात को। ये बेटा मेरे पास -2 आया, मैंने इसको -2 को यहां लिख दिया, और i के साथ क्या टर्म आई है, तो आप बोलोगे सर i के साथ जो टर्म आई है वो कितनी आई है 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, वो ठीक है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ उसका 2 लिख दो बस, बहुत। दिस इज द करंट एट एनी टाइम t। हम C1 और C2 भी निकाल सकते हैं, वो अगेन कुछ कंडीशंस अपन को इस तरह से दे रखी होगी। तो आई रियली होप कि बेटा आपको है ना जो अंडर डैम्पिंग है उसका फंक्शन किस तरह से सॉल्व करना है वो याद कर लिया होगा। जब भी आप सॉल्व करोगे समथिंग ऐसा जगह K1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स K2,
K1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर K1t, फिर ब्रैकेट में C1 टाइम्स साइन समथिंग t प्लस C2 टाइम्स साइन कॉस समथिंग t, एक बार साइन एक बार कॉस। C1 और सॉरी साइन और कॉस के अंदर क्या लगाना है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म है वो लगानी, बस इतना से काम करना है और हमारे पास करंट किसी भी टाइम पर बड़े आराम से आ जाएगा और फंक्शन का बड़ा ग्राफ जो होगा इट विल लुक लाइक दिस। आई होप समझ गए होंगे। अब लास्ट वाला केस देखते हैं, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग हेडिंग लिखिएगा बेटा, ये हमारा एक तरीके से तीसरा केस। आप तो समझ ही गए होंगे इस बार क्या होगा। इस बार हमने ये भी देख लिया कि रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, अनरियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, एक ही रूट होगा तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। जिसके अंदर हमारा जो बीटा वाली जो टर्म है ना उसको जीरो कर देंगे। देखते हैं बेटा कैसे। हमारे पास आर एल सी पूरा का पूरा बड़ा सर्किट है, हमने उसकी अगेन बड़ा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है ना बेटा, फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, दैट इज डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल टाइम्स ऑफ डी प्लस 1 अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू 0। जो रूट्स हैं बेटा मेरे पास आ गए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन 2l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा क्या r अपॉन 2l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी। ये टर्म रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हुई तो ओवर डैम्पिंग, नेगेटिव हुई तो अंडर डैम्पिंग। दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं याद कर लिया, कैसे ग्राफ बनते हैं याद कर लिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर वाली टर्म अगर जीरो हो गई तो दैट केस इज नोन एज योर क्रिटिकल डैम्पिंग। और ये जैसे ही जीरो हुई, अब दो रूट आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, वो भी कितना r अपॉन 2l। बस इसमें जैसा कि आप देख पाए हो कि आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन एल सी के बराबर हो गई। एल से बड़ा एल कैंसिल और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स 4l अपॉन सी। दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। ये बड़ा क्रिटिकल डैम्पिंग है। अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4l अपॉन सी तो ऑफ कोर्स ओवर डैम्पिंग, लेस देन 4l अपॉन सी तो ऑफ कोर्स बड़ा अंडर डैम्पिंग और इक्वल हो तो क्रिटिकल डैम्पिंग। अब जो सॉल्यूशन आएगा इट विल बी लाइक, अच्छा बेटा सिर्फ वो सिर्फ एक ही रूट है, एक ही रूट है, मैं उसको डी बोल रहा हूं और उस रूट की बेटा वैल्यू है माइनस आर अपॉन 2l या फिर बेटा जिसको माइनस अल्फा बोलते हो वो अल्फा किसको बोल रखा था पहले से आर अपॉन 2l को। और इस बार बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर हो गई है तो इसका मतलब तुम्हारा इस बार अल्फा और ओमेगा एग्जैक्टली सेम हो गया। ये अल्फा स्क्वायर बेटा ये ओमेगा स्क्वायर, तो इस बार आपका अल्फा और ओमेगा बराबर हो गया। तो या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो कि सिर्फ अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा। और इस टाइम पर अगर किसी ने मुझसे पूछा कि जीटा कितना आएगा बेटा जीटा तो 1 आएगा, क्योंकि जीटा वाज सिंपली डिफाइंड एज अल्फा अपॉन ओमेगा, ये आ गया 1। तो जीटा अगर 1 से बड़ा है तो ओवर डैम्पिंग, जीटा अगर 1 से छोटा है तो अंडर डैम्पिंग और जीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो बेटा ऑफ कोर्स दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग। जीटा याद है ना बेटा आपका, क्या बोलते हैं बेटा उसको, डैम्पिंग फैक्टर। आगे चलते हैं, इसमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि करंट एट एनी टाइम टी विल बी ई रेज टू पावर बेटा जो भी रूट है टाइम्स टी इनटू C1t प्लस C2। ये बेटा तीसरा सॉल्यूशन है। तो क्या सॉल्यूशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। सिर्फ 3 कंडीशन पॉसिबल है तो सिर्फ 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये 3 अलग अलग सॉल्यूशन है और बेटा ये आपका करंट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगेन बेटा C1 C2 तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स इनिशियल कंडीशन से उससे निकाल सकते हैं। ठीक है फेयर एनफ। मैं एक बात और बता दूं कि इस केस में अगर आपसे पूछूं कि बेटा करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, मैं अगर आपके साथ ये डिस्कस करूं कि बेटा करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा तो आप रफली कह सकते हो कि ना क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर और ओवर डैम्पिंग के अंदर लगभग लगभग एक जैसे से ग्राफ आते हैं, एक जैसे से ग्राफ आते हैं। इस बार भी बेटा जो करंट होगा वो ऐसे जैसे ओवर डैम्पिंग में आ रहा था ना वैसे से आएगा, बस थोड़ा और रैपिड है और फास्टर है, जल्दी से करंट बढ़ के घट जाता है जल्दी से। इसी में अगर तुम मुझसे पूछो कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वैसे बनेगा जैसे बेटा ओवर डैम्पिंग का बना था। बस हल्का सा अंतर क्या है कि वहां पर चार्ज बढ़ते 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 बड़ा बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा था, इस बार थोड़ा और फास्ट बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ा और फास्ट। उसका ग्राफ बड़ा हो सकता है कि यूं आके ऐसा है, इसका थोड़ा सा रैपिडली आ जाएगा,
इसका थोड़ा सा रैपिड लिया जाए। समझ गए इस बात को? तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि क्रिटिकल डैंपिंग और ओवर डैंपिंग के ग्राफ लगभग लगभग सेम है। ये थोड़ा सा और क्विकर है, ये थोड़ा सा फास्टर है, इट इज फास्टर देन ओवर डैम्पिंग। वहां पर बड़ा मैक्सिमम चार्ज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बट यहां पर थोड़ा सा रैपिडली। ठीक है, मैं एक छोटे से बड़ा सवाल के साथ आया हूं वापस से। बड़ा ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, बड़ा ये कैपेसिटर है, कोई ना कोई बड़ा वोल्टेज लगा रखा है मैंने। कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सबसे पहले बेटा डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दैट इज R अपॉन 2L। बेटा R है मेरे पास 20, 2 टाइम्स 2 बेटा कितना आ गया 5। यूनिट विल बी ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड। मैं अगर आपसे पूछूं कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर दैट इज 1 अपॉन रूट LC, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ L कितना बेटा 2, C कितना 0.02, थोड़ा 2/100 लिख दो। ठीक है, 100 ऊपर गया और उसका रूट कितना आ गया 10, बेटा नीचे मेरे पास ये 2 आ गया, ये भी कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। आना ही था बेटा। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर आपका अल्फा और ओमेगा एक्जैक्टली सेम हो जाता है, तभी तो बेटा हमारा जो बीटा था ना रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वो 0 होगा, क्योंकि अल्फा और ओमेगा दोनों एक्जैक्टली सेम है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आपका डैम्पिंग फैक्टर जीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे दैट इज ऑफ कोर्स अल्फा अपॉन ओमेगा, ये भी 5 ये भी 5, सो इट कम्स आउट टू बी 1। इट वाज वेरी ऑब्वियस। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो बेटा डी है, इस बार D1 और D2 तो है नहीं, वो कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर उसका सीधा सा आंसर था -R/2L प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R/2L का स्क्वायर -1/LC। इस बार बेटा ये वाला टर्म तो आपके 0, तो आपके D की वैल्यू आ गई है -R/2L, बेटा कितना आ गया -5। अब कोई मुझसे पूछ ले कि किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, तो मैं रफली बेटा ग्राफ बना सकता हूं, दैट इज E रेज टू पावर जो भी रूट है इंटू टी, बेटा E रेज टू पावर जो भी रूट है इंटू टी इंटू सम कांस्टेंट इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटा मेरे पास किसी भी टाइम पर आपका करंट। ठीक है बेटा, समझ गए? तो किसी भी टाइम पर आप करंट इस तरह से लिख सकते हो। तो दिमाग में बेटा मेरे ख्याल से सारी बातें बैठ गई होगी। हाँ ये जरूर है कि मैंने आपको 3 केस में 3 चीजें याद करा दी कि यार अगर मान लो कि है ना D1 D2 के रियल रूट्स होंगे तो क्या करोगे, तो बेटा ऑफ कोर्स आपकी ओवर डैम्पिंग है, क्या सोल्यूशन होगा मैंने याद करा दिया। अगर मान लीजिए कि अनरियल रूट्स होंगे तो क्या सॉल्यूशन होंगे, मैंने अगेन आपको वैल्यू सॉल्यूशन याद कर दिया। और अगर मान लो कि एक ही रूट होगा तो एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही केस बन पाएंगे, चौथा केस बन ही नहीं पाएगा। इस तरह से मैंने जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से बेटा आपका सारा का सारा जो RLC सर्किट कांस्टेंट वोल्टेज का सिखाया है, इसके पीछे एक एम ये भी है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सवाल मान लो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन में SHM के अंदर या फिर किसी और जगह पूछ लें, तब भी आप सवाल करने के कैपेबल रहो, क्योंकि जो इक्वेशंस एक बार हमने याद कर ली सीख ली, वो इक्वेशंस ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ यही काम आएगी, वो तो कहीं भी काम आ सकती है। तो आई होप दैट कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि सर एक टॉपिक ऐसा है, ये है, वो है, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो ऑफ कोर्स बेटा आप कह सकते हो, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ढंग से सारी बातें समझा सकूं। ऑल द बेस्ट।